सबसे पहले जो पहला और बेसिक सवाल है पेरेंट्स का कि हमने एनडीए की तैयारी कब से करानी है। मैं कहा जिस दिन से आपका बच्चा स्कूल जाता है उस दिन से उसकी एनडीए की तैयारी शुरू हो जाती है। इतना जल्दी नहीं करना है, लेकिन जब बच्चा 8वीं 9वीं में है आपने उसको साइकोलॉजिकली मेंटली तैयार करना है कि भाई आपने इतना टफ एग्जाम के लिए तैयारी करना है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, स्टैटिक जी के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं में बच्चा अपने आप पढ़ सकता है। तो जब आपने सिलेबस देख लिया, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सिविक्स की किताब है, वो बेसिक्स हैं, वो सवाल वहीं के वहीं आते हैं। अगर आपने थॉरो हैं और आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, और जब वो इतनी इंपॉर्टेंट किताबें पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वो आके उसको एग्जामिनेशन से रिलेट नहीं करते। एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा, उसको बोलते हैं सिलेबस मैपिंग। आपने एनडीए का सिलेबस लिखा और आपने 11वीं और 12वीं का सिलेबस रखा। आपने देखना है कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो क्लास में भी पढ़ाए जा रहे हैं, स्कूल में भी, और वो एनडीए में भी आएंगे। अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, उसका कौन सा हिस्सा पढ़ाया जा रहा है, आपने अपने बच्चे को गाइड करने की बेटा ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी के, ये आपके इसके सवाल एनडीए में भी आते हैं। उनको थॉरो पढ़ें, उनके लिए अपने 4-5 लूट शीट्स लें, अपने नोट्स बना लें। 10+2 लेवल तक का आता है। 10वीं 11वीं 12वीं तीनों की किताबों से सवाल पूछे जाते हैं। और स्कूल का समय बेस्ट समय है तैयारी करने का, क्योंकि स्कूल में बहुत डिटेल में तैयारी होती है। अभी अगर आप 10वीं और 12वीं में देखें तो पूरा सिलेबस सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाए, उसके बाद केवल रिवीजन और प्री बोर्ड ही चलते रहते हैं। तो ये समय हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आपका बच्चा बोर्ड के एग्जाम कर रहा है, लेकिन 1 घंटा वो बोर्ड में वही पढ़ ले जो एनडीए में भी आने वाला है। तो बोर्ड का भी तैयारी हो रहा है और एनडीए का भी तैयारी हो रही है, ये ध्यान रखना है। सिलेबस बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं, और बेसिक थ्योरीज एंड फंडामेंटल्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगर थर्मोडायनेमिक्स का सवाल करना है, अगर आपने हीट का सवाल करना है, अगर आपने लेटेंट हीट का सवाल करना है, अगर आपने न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल करना है, उसकी थ्योरी और फार्मूले क्लियर होने चाहिए। और ये फार्मूले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं क्लियर करा सकते हैं, ये फार्मूले आपको स्कूल के टीचर्स क्लियर कराएंगे। वहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, एक आप मनोरमा की ईयरबुक आज ही खरीद ले। जैसी वीडियो देखना है, वीडियो खत्म हुआ, गए बाजार और मनोरमा की ईयरबुक लेके आ गए। और प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस व्यू, योजना, कई करंट जीके की मैगजीन आते हैं, उसमें कोई एक चुन लीजिए और उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। पूरा परिवार का फायदा हो जाएगा, आपका पूरा फायदा हो जाएगा। तो ये अगर आप कर रहे हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि 6 महीने के तकरीबन करंट अफेयर्स आते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके तो 5000 साल 10,000 साल पुराने भी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो मनोरमा ईयरबुक में 800-900 पन्नों में ये सारा ज्ञान कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में मिलता है। जीके के लिए आप लूसेंट की किताब खरीदते हैं, 2 न्यूज़पेपर पक्का लगाएं। इसका फ़ायदा यह है कि ये करंट अफेयर्स और जीके के लिए जो भी आप न्यूज़पेपर के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, न केवल आपके रिटन एग्जाम में काम आएगा, ये एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेसन हैं 10वीं 11वीं और 12वीं के, आपने पढ़ने हैं, उस लेवल के पढ़ने हैं। हम नहीं पढ़ते हैं। मैं साइंस स्टूडेंट था, पीसीएम पढ़ रहे थे, हमें बोला हमने तो साइंस स्टूडेंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा। और वहाँ आप जाके देखेंगे कि ज्योग्राफी के 11वीं की किताब से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका जो 11वीं के बच्चे हैं या बाजार जाएंगे, सेकेंड हैंड बुक्स में मिलती हैं। आजकल इंटरनेट पे गवर्नमेंट ने पूरा किया हुआ है कि सारी एनसीईआरटी की बुक्स की सॉफ्ट कॉपी आपको नेट पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री। ई ग्रंथालय पे जाएंगे, वहाँ सारी बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप मार्क कर लें। लेकिन नोट्स आपने अपने बनाने। बच्चे आजकल मैं देखता हूँ नोट्स बना लो, वो फोटो खींच लेते हैं उसकी। वो फोटो तो कैमरा नहीं जाएगा ना आपके एग्जामिनेशन हॉल में। आपने क्या करना है, इसको कमिट टू मेमोरी करना है। तो अपने बच्चे को लिखने की आदत आपने डालनी है। हैंडी टिप्स आप नोट करें, पेरेंट्स भी नोट करें, जो बच्चे सीरियसली एग्जाम देना चाहते हैं वो नोट करें। 2 महीने के अंदर नहीं होगा, लेकिन ये अगर आप 2 साल का तैयारी वाला पैटर्न कर रहे हैं, अगर केवल ये 4-5 टिप्स आप फॉलो करते हैं, कोई आपको एग्जाम क्लियर करने से रोक नहीं सकता। आप कोचिंग में, कई पेरेंट्स हैं वो कहते हैं जो 2 साल इसको कोचिंग कराते हैं, 2 साल की कोचिंग से फायदा नहीं होता। अगर आप 1 साल करके आए हैं अपने आप पूरी तैयारी, तब आप 6 महीने भी कोचिंग लेके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कोचिंग का फायदा क्या होता है, आपके जो पेपर पैटर्न पर आपको सवाल कराए जाते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वहां बताते हैं। शुरू में कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन वो ट्रिक्स क्या है, वो एग्जामिनेशन टीचर कैलकुलेशन की टिप्स बताते हैं। वो पेपर एक जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल उसको शॉर्टकट बताते हैं कैसे करना है, ताकि आपको समय बचेगा। जैसा हमने देखा 45 सेकंड से लेकर 30 से लेकर 45 सेकंड का समय होता है एक सवाल करने का। बहुत ही कम टाइम है, इतने समय में इतने सारे सवाल करना। तो मैथ्स में तो मिनट से ज़्यादा मिलता है, लेकिन कई सवाल हैं जो आप 1 मिनट के अंदर अंदर करेंगे, तभी आप लंबे सवालों के लिए आपको समय मिल पाएगा। तो ये 2 साल का आप अपना स्टडी प्लान बना के भेजें, अपना रखें। और क्या करें कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से पहले ये मेरा वीडियो देख लें, इस वीडियो के हिसाब से अपना होमवर्क कर लें, ये सारे काम कर लें, और एक बारी सिलेबस घर में करके, यूट्यूब के द्वारा करके, अपने इधर उधर से पढ़ के, तभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए। मेरे पास, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं बिल्कुल ब्लैंक आते हैं,
मुझे लगता नहीं है कि स्कूल में जाके एक दिन भी पढ़े हैं। वो ऐसे मुंह खोल के बैठे होते क्लास में जैसे आप पहली बार हम उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा तो गलत है, ऐसे आप एनडीए क्लियर नहीं कर सकते। एनडीए का रिटर्न क्लियर कर जाएंगे, एसएसबी में आप पकड़े जाएंगे, बिकॉज एसएसबी में कोई भी ढीला व्यक्ति आगे नहीं जाने दिया जाता। उसका कारण आप सबको पता है। अब अपने बेसिक्स क्लियर करो। अगर आपने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को सीरियसली लिया है, आप न केवल, और दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि 10+2 में मतलब 10वीं के बाद आप पीसीएम ले, अगर आप एनडीए के बारे में सीरियस हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स विद मैथ्स या कॉमर्स विदाउट मैथ्स उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 11वीं 12वीं लेवल की मैथ्स तो बहुत ही टफ है। मैं आज पढ़ना शुरू करूँ मेरे को कुछ भी समझ नहीं आएगा, इतना टफ है। तो आप सीधा ही अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप सीधा एग्जाम कर सकते हैं, नहीं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके भी टीचर को बोले सर थ्योरी समझाइए, हमें कॉन्सेप्ट समझाइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। शॉर्टकट बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। हर कॉन्सेप्ट का आजकल बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स आप ले लीजिए, यूट्यूब पर एक बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा जो कि फ्री है। लेकिन यूट्यूब वीडियो से पढ़ने का तरीका क्या है, आप 3-4 दिन आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप एक अच्छा वीडियो वाला चैनल को फॉलो करें और उसके ही वीडियोस को फॉलो करें। 10 वीडियोस देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट टू क्वेरीज चलते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद सवाल किया। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ी और एनडीए का पेपर रखा और बोलो यार ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसे है, इसके सवाल कैसे आते हैं। कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस के सवाल कैसे आते हैं। मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो मैट्रिसेस के सवाल कैसे आते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और क्वेश्चन करा तो आपको क्लियर होगा कि ये कॉन्सेप्ट को मैंने क्वेश्चन में कैसे लगाना है। ओनली देन आप सही स्टडी कर रहे हैं। हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, वो बोलते हैं आज हमारे ये चैप्टर पढ़ा है, होमवर्क किया, कल जाके असाइनमेंट जमा किया और काम खत्म। वो एक कॉन्सेप्ट टू क्वेरीज वाले स्टेज में जाते ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बेटा किसी भी डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक पर जाए, बहुत अच्छा लाइफ जिए, बहुत अच्छा उसको पैकेज मिले, बहुत अच्छा प्रिविलेजेस मिले, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स काम करने पड़ेंगे ना। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो एनडीए के बेसिक हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए वो मेरे पास करते हैं। मेरा तो कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास जो टीचर्स हैं वो बहुत सारे मास्टर्स हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता है। लेकिन मैं अगर आपको बताना चाहूँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट टू क्वेरीज वाला हम फॉर्मेट स्कूल में नहीं करते हैं, ना सिखाते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिक्स क्लियर रखें, वाई एंड हाउ ऑफ थिंग्स आपको पता होना चाहिए। स्पेशली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सवाल कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछते, ट्विस्ट कर देते हैं। वो आपको आंसर पता लग गया, लेकिन इनमें 3-4 सिमिलर दिखने वाले आंसर होंगे, कौन सा सही है वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारी टेक्निक्स है, ट्रिक्स हैं, जिसके बारे में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अब हम एक और काम नहीं करते, जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हैं। अगर स्कूल की भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, स्कूल का एक बार थ्योरी हो गया, उसके बाद लास्ट में चैप्टर के एंड में उसके क्वेश्चंस होते हैं, हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं। मैथ्स की बुक को अवॉइड करते रहते हैं, आर.डी. शर्मा ले आएंगे, आर.एस. अग्रवाल ले आएंगे, लेकिन जब एग्जाम आएगा, टेस्ट आएगा, तब हम बिल्कुल स्ट्रेस बढ़ा के अपना काम करते हैं। लेकिन अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं और शाम को आगे 2-3 एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कमिट टू दी मेमोरी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट टू क्वेरीज वाले हिसाब में आपका बिल्कुल आइडिया फिट हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अभी अपने आप प्रैक्टिस करें, अपने आप गलती करिए। हम लोग गलती करने से डरते हैं, आप तो तभी पता लगेगा कि ये सवाल मेरे को आता है, ये नहीं आता है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी से ट्यूशन लेते हैं, तो आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछने, आसान क्वेश्चन जो खुद कर सकते हैं। फौज में जब मैं पढ़ाता था, हम इनको सैड बोलते हैं, सेल्फ आंसरिंग डाउट, जिसके आंसर आपको पता है, जिसको खुद कर सकते हैं। तो सैड के लिए आप टाइम मत वेस्ट करें कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आपका अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। जो अपना कमरे में बैठ के कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, खुद करिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करिए जो ट्विस्टेड है, जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, केवल उस चीज़ के लिए करें। तो उसके लिए बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी है। बेसिक क्लियर करने के मैंने आपको तरीके बता दिए। अब आता है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए। सिविल सर्विसेज के लिए लोग नोट्स बनाते हैं, वो भी आजकल बेचारे पीडीएफ नोट फोटोकॉपी करके अंडरलाइन हाईलाइट कर करके करते रहते हैं। बहुत लोग हैं जिनकी, आप पेरेंट्स को मैं बोलूँगा अपने बच्चे की बुक देखें, पूरी बुक ही हाईलाइटेड है। अरे जब सारी बुकें हाईलाइट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? या तो हाईलाइट हो, एक पन्ने में 3 सेंटेंस हाईलाइट है तो समझ आते हैं हाँ भाई ये पढ़ने, लेकिन पूरा आंसर ही हाईलाइट कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? आई डोंट अंडरस्टैंड। और ये हाईलाइट वो लोग करते हैं जो अपने नोट्स नहीं बनाते। जो लोग बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, मेरे को उनसे सीरियस इश्यूज़ है। आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, टेबल एंड चेयर पे कमिट करें। तो अगर इस वीडियो से कोई एक टेक होम पॉइंट ले जाना चाहते हैं, आज ये वीडियो देखते ही मैंने कहा था एक मनोरमा की ईयरबुक खरीद लो, या कोई भी ईयरबुक खरीद लो, और एक टेबल और चेयर खरीद लो अगर आपने ऑलरेडी नहीं कर लिया है। ये आपका लॉन्ग टर्म है। 3000 रुपये में आपको कम से कम कई लाख रुपए की नौकरी मिल रही है आगे जाके।
अब सेपरेट नोटबुक बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के एक पूरा छोटी सी पतली सी 100 पन्ने के अलग नोटबुक रखें, ताकि जब अपने फॉर्मूला रिवाइज करने सारे फॉर्मूला आपको एक सब्जेक्ट के एक जगह मिलते हैं। नोट करते रहें, उसमें रेड पेन, ब्लू पेन, पेंसिल जैसे भी आप करना चाहते हैं वहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। किताब को हाईलाइट मत करें। 2 या 3 बार एक चीज़ को लिखेंगे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाता है, वापस याद करने में बड़ा आसान हो जाता है। और जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं 3 या 4 उसके सवाल करते हैं, लिख के करिए। मैथ्स तो लोग ऐसे, मैथ्स भी ऐसे लाइन से पढ़ते हैं, ये मैंने क्वेश्चन देख लिया समझ आ गया, कभी भी नहीं होगा। तो जब तक आप करेंगे नहीं तो बहुत सारे पुराने शीट्स ले लें जो आपने कॉपियाँ भर दी हैं, उनका दूसरी साइड खाली है, कुछ शीट्स लूज शीट्स हैं, रीयूज़ कर लें पेपर को, या कोई स्लेट बत्ती ले लें या एक टाइल ले लें, उसके ऊपर स्केच पेन से लेके, अगर आपका स्टेशनरी का ज़्यादा खर्च नहीं करना है तो बहुत सारे तरीके मैथ्स करने का। मैथ्स को बारी बारी पढ़ने का नहीं होता, कर करके आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। जब आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखें, बोले यार ये क्वेश्चन तो पहले भी आया, ये सेम पहले भी आया हुआ है, इसकी एज इतनी थी, 2 साल बाद इसकी एज इतनी होगी, वो बीच में ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो आपको लगेगा कि ये पैटर्न रिपीट है, केवल नंबर चेंज हुए हैं। तो इनको आप टिक कर लें कि यार ये क्वेश्चन बारी बारी 3-4 बार रिपीट हो गए, शायद रिपीट हो सकता है। कुछ लोग दूसरे साल में रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन तीसरे साल में रिपीट होते हैं। आप एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार का पेपर पैटर्न क्लियर है, नोट्स बनाए हुए, तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करना। अब है एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए। मैंने कहा एग्जाम में टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं और नेगेटिव मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करते हैं, कम से कम गलत क्वेश्चन करते हैं, दिए हुए समय में अपना टाइम खत्म में क्वेश्चन पेपर ख़त्म करते हैं, तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं। और इसको करने का तरीका क्या है कि मॉक टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करें, लेकिन ये एग्जामिनेशन कंडीशन में करना है। 2.5 घंटे मीन्स 2.5 घंटे, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे 20 मिनट में ख़त्म कर दो। 10 मिनट अपने अपने को पनिशमेंट दीजिए। और एग्जामिनेशन मतलब आपने टेबल पे केवल आपका पेन है, ज्योमेट्री बॉक्स है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है, पानी का ग्लास भी नहीं है, कोई फोटो घड़ी वड़ी कुछ नहीं रखना। आपने एक अलार्म लगा दे, 2 घंटा 20 मिनट में बच जाएगा। टाइम मैनेजमेंट है एनडीए का सक्सेस। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, अपना टाइम देखें, इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, उसको क्लोज करना है। कई स्टेप्स से आपको जंप करने पड़ते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, आपके स्टेप्स के मार्क्स ही नहीं है। अगर आप कम स्टेप्स करके, या अभी जो हमारे मैथ्स के सर हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ, वो जो पढ़ाते हैं, कहते हैं सर एक सवाल को करने के 3 या 4 तरीके होते हैं। तो हम आपको लंबा तरीका भी बताएंगे, आपको छोटा तरीका भी बताएंगे। कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर, और वो कर करके आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ये आपने टाइम को क्लोज करते रहना है। एंड अपीयर अंडर टेस्ट लाइक कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन है। संडे को अगर एग्जाम है तो आप संडे को ही अपना मॉक टेस्ट भी दीजिए। अगर 10 बजे शुरू हो तो आप 10 बजे दीजिए। अगर आपने शर्ट पैंट ऐसे बेल्ट वेल्ट लगा के बैठना, वही कपड़े जूते पहन के बैठिए, ताकि आप बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में वो टेस्ट दे रहे हैं। और ये एमसीक्यू शीट जो हैं, बहुत सारी मिलती है बाजार में, इनको खरीद लें। इनको भरने में भी टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक आपने तैयारी करनी है, तब आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रूप में आप एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। अब मैंने कहा था मेक जुडिशियस यूज ऑफ द नेट। ये नहीं कहना कि इंटरनेट से भागी जाना है, इंटरनेट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है। कैसे? सबसे पहले यूपीएससी वेबसाइट पर जाएं, एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी लें और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स डाउनलोड करें। यूट्यूब और फ्री वेबसाइट पर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। आप इंटरनेट पे मॉक टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं अच्छी कंपनी से। एंड DIY इज द की। DIY की फुल फॉर्म होते हैं डू इट योरसेल्फ, खुद करो बच्चा, आत्मनिर्भर बने, तब जाकर आपको फर्क पड़ेगा। ये सारा जो वीडियो देख रहे हैं आप, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, कईयों को मज़ा भी आ रहा होगा, कई कहेंगे यार ये तो हम सब जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमसे ज़्यादा जानते हैं और हमसे ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ है, आप कमेंट में लिखें, हम आपको देहरादून बुलाएंगे, आपके उसमें वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आपके और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, पक्का हमसे शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम भी अभी लर्निंग फेज में, मैं 52 ईयर्स का हूँ, लेकिन अभी भी रोज़ के रोज़ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो सीखने का एप्टीट्यूड कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इस बार इस प्रकार की बातचीत सुन रहे हैं, मेरा वीडियो पे बात करने का यही तरीका है। आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रूड भी लगेगा, थोड़ा सा डांटने वाला लगेगा, प्लस प्लीज़ आप मान जाइए, मैं भी आप ही की टीम में हूँ, आपके बच्चे का भला चाहता हूँ। हमने लाइफ में जो अचीव करना था हमने किया। हम चाहते हैं कि हमसे मोटिवेट होकर बच्चे जो हैं अपनी लाइफ को सही दिशा दें। तो उसके लिए सारे स्टेप्स करना ज़रूरी है एंड बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। उसका कारण है, अब मॉक टेस्ट मैंने कहा था 5 मॉक टेस्ट लास्ट 50 दिन में करें, ये करना ज़रूरी है। अदरवाइज एक साल में आप 30 मॉक टेस्ट का आप टारगेट बनाइए कि 30 पूरे पेपर हम करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस टू सिमिलर टॉपिक्स करें। और मॉक टेस्ट आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे। आप देखिए, जैसे हमारी क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करते हैं, कई बार वो रग्बी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसका क्या होता है, उनका बेसिक एम इज़ फिजिकल फिटनेस। तो आप जीके के कोई और भी एग्जाम के, क्लरिकल एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम के भी सवाल कर रहे हैं,
उससे आपका दिमाग शार्पन हो रहा है। दिमाग के बारे में आप और पढ़िएगा। दिमाग जितना आप इसको यूज़ करेंगे, जितना नए नए तरीके से यूज़ करेंगे, उतना शार्प होता रहता है। आपने अपने दिमाग को एग्जाम के लिए बिल्कुल शार्प कर लेना है। इसके लिए आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, इसके लिए आप नॉन वर्बल क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके लिए आप सीरीज कर रहे हैं, सीक्वेंसेस कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं, उससे भी आपके दिमाग को बहुत शार्पनेस मिलती है। तो बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है। लेकिन जब आप एग्जाम कर रहे हैं तो हिस्ट्री के 5-7 अलग अलग टॉपिक्स के सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो, वो यहाँ नहीं तो एसएसबी में काम आएगा। जीके, स्टैटिक जीके की नॉलेज यहाँ नहीं तो एसएसबी में काम आएगा। इन बातों का ध्यान रखना है। अब एक बाउंसर क्वेश्चन आता है। बाउंसर क्वेश्चन है जो आपको आता ही नहीं है, आप इनको छोड़ दो। जिस भी सवाल में 2 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है उसको आप न करें, ट्राई भी मत करो। गलत करोगे, दूसरे क्वेश्चन का टाइम वेस्ट करना है। और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, हम भी बनाएंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कैसे करने। आरएमसी और सैनिक स्कूल का मैंने बनाया क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो बहुत आसान है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मुझे स्टडी करना पड़ेगा, और मैं आपको इतनी ही सिंपल भाषा में वो वीडियो बना के भी दिखाऊंगा। तो बाउंसर क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर दें, या 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के हैं, बहुत लंबा होगा, लास्ट में 15 मिनट बचते हैं तो पक्का कर लो। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो ये बाउंसर क्वेश्चन है, इसको छोड़ के अगले पर बढ़ जाए। क्योंकि मैंने बताया 900 में से अगर आप 450 ला रहे हैं, 50% मार्क्स, तो आप टॉपर्स में आ जाएंगे। अगर आप 40-45% ला रहे हैं तो आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आ जाना है। आपने सारे क्वेश्चन तो कोई कर भी नहीं सकता, सारे क्वेश्चन होंगे भी नहीं, आपने करते रहना है। और एक टिक पे अपना उसमें लिख के रखना है कि मैंने कितने क्वेश्चन सही कर लिए जो मेरे को आते हैं। जैसे ही आप 350-400 के करीब पहुंचेंगे, आप आराम से तसल्ली से इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर निकल गया आंसर उनमें दिया हुआ है तो आप मार्क करें, अदरवाइज को छोड़ दें। क्योंकि ऐसे बाउंसर क्वेश्चन में 0 नंबर लाना ठीक है, माइनस नंबर लाना गलत है। जीके को बढ़ाएं। आर्टिकल जर्नल्स में पढ़ते नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, करंट इवेंट्स के हम न्यूज़ सुनते नहीं है। लोग आजकल इन शॉर्ट देखते हैं, इन शॉर्ट में 60 वर्ड्स में आ जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि एक आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, एक आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, और जो आपका एसएसबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो मेन हर्डल है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी वास्ट नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है। उस पर आप काम कर पाएंगे अगर आप ये काम कर रहे हैं तो। हम रिवाइज नहीं करते, हम नए नए पढ़ते रहते हैं। नया टॉपिक लिया, पढ़ा, नया टॉपिक लिया। आपने एक रिवीजन साइकिल में जाना है। हर टॉपिक को कम से कम 3 बार ही रिवाइज करना है। एक बार डिटेल्ड रिवीजन, एक बार थोड़ा डिलिबरेट रिवीजन, और एक बार क्विक रिवीजन। ये 3 करेंगे और तीनों बार ही लिख के करना है। 3 सेट्स ऑफ नोट्स बनते हैं। लास्ट वाला जो नोट है, एक टॉपिक आपका इतने से कागज में आ जाए, कट 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 सारा लिख लीजिए, बस वो खाली फिगर्स लिख लो, उसमें कोड वर्ड में लिख लो, वो आपके दिमाग में रिकॉल में घुस जाता है। ये आपने रिवाइज करना है। आपने लास्ट में नए टॉपिक्स पढ़ना छोड़ देना है। आखिरी 1 महीना रह गया, केवल जो आपने सीखा है अगर उसके रिवीजन में टाइम लगाएंगे, आप ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। नए कॉन्सेप्ट, नया, जो कई बच्चे हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो मुझे समझ लिया, अभी नहीं समझ आया, 1 महीना रह गया, छोड़ दीजिए। मैंने बताया 900 में से आधे क्वेश्चन आपको नहीं आते तब भी आप पास हो जाएंगे, अगर बाकी आधों के आप सही आंसर लिखते हैं। इतना सिंपल है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स मैंने आपको बताया।